बच्चों गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे अध्याय 10 जंतु जगत। इसको कहते हैं इंग्लिश में एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, जब से, जैसे कि आपको मालूम है, जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है, तब से जीव जो है निरंतर वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। अब आज हम देखते हैं तो इस सृष्टि पर, इस विश्व पृथ्वी पर जो है असंख्य जीव विद्यमान है। मानव शुरू से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उनको अन्य जीवों को जानने की जिज्ञासा थी, इसीलिए जीवों को पढ़ने हेतु या जानकारी हेतु उन्होंने जो है समय समय पर काफ़ी प्रयास किए। सबसे पहले जीवों की संरचना, स्वभाव को जानने के लिए लिनियस, कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम समस्त जीवों को दो अलग अलग समूह में या अलग अलग जगत में डिवाइड किया। इसको आप जानते हैं, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। जंतु जगत में समस्त प्रकार के जीव आते हैं। वे जीव जो पैरासाइटिक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और पादप जगत में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सबसे पहले लिनियस ने जो है समस्त जीवों को दो अलग अलग समूह या अलग अलग जगत में डिवाइड किया था। इसके पश्चात आर.एच. हिटकर ने इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया। इसको कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को 5 अलग अलग समुदाय में बांटा। इसमें मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तीसरा फंजाई जगत, चौथा प्लांटी जगत और पांचवा है एनिमेलिया। इस प्रकार से आर.एच. हिटकर ने 5 अलग अलग जगत में जीवों को डिवाइड किया। अगर हम देखते हैं तो मोनेरा जगत में समस्त प्रकार के एक कोशी अविकसित जीवों को रखा। पृथ्वी में सारे उपस्थित जितने भी एक कोशी जीव हैं जो अविकसित हैं, ऐसे जगत को, ऐसे जीवों को जगत मोनेरा में स्थान दिया गया। फिर देखते हैं आपका प्रोटिस्टा में इस प्रकार के जीव आए जो एक कोशी सरल प्रकार के थे। सरल प्रकार के एक कोशी जीवों को जो है प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। इसके पश्चात फंजाई जगत में बहुकोशी जीव जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इस प्रकार के जीवों को फंजाई जगत में रखा गया। समस्त प्रकार के पादप हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, टेरिडोफाइटा हो, समस्त प्रकार के
समस्त प्रकार के जो पौधे हैं इन पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया। इसके पश्चात जो एनिमल जगत है इसमें समस्त प्रकार के जीवों को जो है इसमें रखा गया। पांच जगत वर्गीकरण के पश्चात जगत एनिमिलिया आज हम इसी बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा मुख्य फोकस है, ये मुख्य बिंदु है। जगत एनिमिलिया को बाद में दो अलग अलग जगत में और डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं प्रोटोजोआ और दूसरा है आपका मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सरल एक कोशी अविकसित जीव, एक कोशी जीवों को रखा गया और मेटाजोआ में बहुकोशी जीवों को रखा गया। इस प्रकार से समस्त जीवों को जो है दो अलग अलग वर्ग बांटा गया, दो अलग समूह बांटा गया। पहला प्रोटोजोआ जिसमें सिर्फ एक कोशी जीव ही आते हैं और दूसरा है आपका मेटाजोआ जिसमें समस्त प्रकार के बहुकोशी जीव को रखा गया। इसके पश्चात एक साइंटिस्ट हैं यूसिंजर। यूसिंजर ने समस्त मेटाजोआ को प्रोटोजोआ को छोड़ करके समस्त मेटाजोआ अर्थात बहुकोशी जीवों को 31 संघ में 31 संघों में 31 फाइलम में इसको बांटा गया। जीवों की रचना, प्रकृति, स्वभाव के आधार पर इनको 31 संघों में बांटा गया है। आपके कोर्स में चूंकि 31 संघों का अध्ययन नहीं करेंगे, अध्ययन की दृष्टि से सिर्फ 10 या 11 संघ ही जो है महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। अब देखते हैं जंतुओं की उत्पत्ति। अगर हम जंतुओं की उत्पत्ति देखते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि जीवों की उत्पत्ति जो होता है वो जल से हुई है। जब सरल एक कोशी जीव बने उसके पश्चात इनमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विकास करते 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 ये संख्या में बढ़ते गए, जल में ही जो है इनकी संख्या बढ़ती गई और बढ़ती बढ़ती जो है ये इतनी ज़्यादा संख्या में हो गया कि ये जल से जो है थल की ओर आने लगे। आवास देखते हैं तो जीव जो है सभी प्रकृति में रहते हैं। इनकी आवाज़ जली भी होता है, स्थली भी है, उभयचर भी होते हैं और वायु भी होते हैं। अर्थात हर परिस्थिति में जो है ये जीव जो है निवास करते हैं। जो सर्वप्रथम जो है जब जीवन की उत्पत्ति हुई जल में, तो जल में इतनी संख्या में इन जीवों की संख्या बढ़ी। संभवतः ये भोजन की तलाश हेतु, जब जल में भोजन की समस्या इन पर उत्पन्न हुई तो भोजन की खोज हेतु जो है सर्वप्रथम जो है जल से ये स्थल की ओर आए। जैसे जैसे हम विकास के क्रम देखते हैं तो शुरू के जो फाइलम होते हैं उनमें जो है अधिकतर जो जंतु होते हैं वो जलीय होते हैं। उस पश्चात जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है ये स्थलीय होते हैं। तो संभवतः जो है ये भोजन तलाश में जो है जल से स्थलीय में आए और यहीं पर जो है अनुकूलित अपने आप को एडॉप्ट करके ये स्थल में निवास करने लगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थल में अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को
अनुकूलित नहीं कर पाए, ऐसे जीव आज भी जलीय है। इनकी पूरी जो जीव हैं, पूरी से समुदाय है आज, जैसे आपका संघ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इस समूह के समस्त जीव आज भी जलीय हैं। इसकी कोई भी प्रजाति जो है स्थल में निवास नहीं करता, क्योंकि ये जो है अपने आप को स्थल में जो है एडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए ये पूर्णतः से जलीय है। तो आवास देखते हैं, तो जो है आवास जो है हर प्रकृति में जो है निवास करते हैं, चाहे जलीय हो, चाहे स्थलीय हो, चाहे उभयचर हो, चाहे वायु। उभयचर मीन्स ऐसा जीव जो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। जैसा आपको मेंढक है, मेंढक जो है जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं शरीर सम्मिति। शरीर सम्मित या शरीर सम्मिति, इसको बॉडी सिमेट्रिकल कहते हैं। जंतुओं की जो बॉडी सिमेट्रिकल होता है, सम्मित जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला है असम्मित, इसको असिमेट्रिकल कहते हैं। असिमेट्रिकल, दूसरा बोलते हैं अरित्रिज्यता सम्मिति। सम्मित, और तीसरे प्रकार का होता है द्विपार्श्व सम्मित। यह है आपको बॉडी सिमेट्रिकल। ये जो टर्म्स हैं ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से भली भांति जान लीजिए। पहला जो है आपका सम्मित, जब जीव के शरीर को किसी भी एंगल से, किसी भी अक्ष से, तल से हम काटकर 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इस प्रकार के जीव को हम असम्मित जीव कहते हैं। किसी भी तरह से काटें तो इसको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इस प्रकार के जीव कहते हैं असम्मित। दूसरे प्रकार का होता है अरित्रिज्या सम्मित, इसको रेडियली सिमेट्रिकल भी कहते हैं। अरित्रिज्या सम्मित जो होता है, इस प्रकार के जंतु का पूरा शरीर केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि हम किसी एक अक्ष से काटेंगे तभी हम इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। किसी दूसरे अक्ष से काटेंगे तो इसको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, सिर्फ लंबाई से। सिर्फ लंबाई से अगर काटेंगे जीव को तो ही हम जीव को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार के जीव को हम कहते हैं अरित्रिज्या सम्मित। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा जो जीव होता है इस प्रकार से, इस जीव को ऐसा काटेंगे तो इसको हम 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते। इस जीव को जो है अगर सीधा काटें ऐसा, तभी जो है इसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं अरित्रिज्या सम्मित। तीसरे प्रकार का होता है द्विपार सम्मित, इसको बायलैटरली सिमेट्रिकल भी कहते हैं। द्विपार सम्मित में एक निश्चित तल से काटने पर, एक निश्चित तल से काटने पर हम जब जीव को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तब इस प्रकार का जो व्यवस्था कहलाती है द्विपार सम्मित। जैसे आप मछली को ले लीजिए, इस प्रकार से फिश है, इसको हम चाहे ऐसे काटें, लॉन्गिट्यूडनल काटें, चाहे ऊर्ध्वाधर काटें, दोनों ही स्थिति में हम जब इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं या 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तभी जो है इस प्रकार जीव जो है 2 भागों में बढ़ता है। चाहे ऐसा काटेंगे तो ऐसा बटेगा, 1 भाग 2 भाग, ऐसा काटेंगे तो 1 भाग 2 भाग, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं द्विपार सम्मित।
तो सममित के आधार पर जो है जीव 3 प्रकार का होता है, असममित, अरित्रिज्या सममित और द्विपार्श्व सममित। इसके पश्चात देखते हैं देह गुहा का विकास। देह गुहा का विकास जो देखते हैं, जैसे जैसे जीव जो है विकास करता है, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमेंथी, निमेलमेंथ, जैसे जैसे जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे इनका देह गुहा जो है विकसित प्रकार का होते जाता है। देह गुहा कैसा बनता है? जब जायगोट, युग्मनज, जब भ्रूण में परिवर्तन प्रारंभ होती है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रारंभ होता है, तब जो है 3 प्रकार के स्तर आता है। पहला, इसको हम मारुला अवस्था, 3 अवस्था होता है। पहला अवस्था को बोलते हैं मारुला, दूसरा अवस्था को बोलते हैं ब्लास्टुला और तीसरा अवस्था को बोलते हैं गेस्टुला। ये 3 अवस्थाएं होती है भ्रूण की, 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाओं में जो है कोई भी भ्रूण जो है पूर्ण तरह से डेवलप होता है। तो पहली अवस्था है मारुला अवस्था, जिसमें कोशिकाएं बढ़ती हैं, संख्या में बढ़ती हैं। फिर दूसरा अवस्था आता है ब्लास्टुला, इसके पश्चात जो है तीसरा अवस्था आता है गेस्टुला। गेस्टुला अवस्था के अंत में जब गेस्टुला अवस्था चलती है, गेस्टुला अवस्था के अंत में जो भ्रूण होता है वो 3 स्तर में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म और तीसरा होता है मीजोडर्म। इसको बाह्य त्वचा कहते हैं, बाह्य स्तर, इसको कहते हैं अंतः स्तर और इसको कहते हैं मध्य स्तर। ये बाह्य है, ये अंतः है और ये मध्य है। तो जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म से शरीर के बाह्य भागों का निर्माण होता है। इंडोडर्म जो स्तर होता है, इससे शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, आंतरिक भाग का निर्माण होता है। लेकिन जो ये मीजोडर्म होता है, जो बीच का स्तर होता है, इसको हम कहते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये 2 भागों में बढ़कर जो है 2 अलग अलग स्तर का निर्माण करती हैं और दोनों स्तर जो होता है मिलकर के जो है देह गुहा का निर्माण करती है। बीच में मीजोडर्म की दोहरी स्तर जो होता है, 2 स्तर जो होता है मिलकर के देह गुहा का निर्माण करता है। इस देह गुहा के अंदर में एक तरल द्रव भरा होता है, इसको कहते हैं देह गुही द्रव। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है देह गुहा जो है डेवलप हो जाता है। जैसे देखते हैं आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो विकसित प्रकार का देह गुहा पाया जाता है, जिसमें ब्लड और लसिका, लिम्फ और ब्लड, ये आपका देह गुहा है, जहाँ पर एक सेप्टम के द्वारा, एक पट के द्वारा जो होता है ये देह गुहा जो है 2 भागों में बटा होता है। एक भाग में ब्लड रहता है, रुधिर रहता है और दूसरे भाग में जो है लसिका रहता है। इसको कहते हैं होमोसील। इस प्रकार की व्यवस्था जो है सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही होता है। तो यहाँ पर इसको रुधिर लसिका तंत्र कहते हैं, जहाँ दोनों एक साथ चलता है, रुधिर लसिका तंत्र, और दोनों जो है देह गुहा में पाए जाते हैं, लेकिन मिक्स नहीं होते, दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवों का देह गुहा का विकास होता है। इसके पश्चात देखते हैं शरीर का विखंडन। शरीर विखंडन में जो लोअर वर्टिब्रेट्स एनिमल है या जो कम विकसित प्राणी है, इनमें शरीर विखंडित नहीं होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य विखंडन होता है, सिर्फ बाहर होती है विखंडन, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें आंतरिक विखंडन होता है, और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें विखंडन नहीं पाया जाता। जैसे हम में है, हम में जो है विखंडन नहीं होता है। सेगमेंट जो है
नहीं पाया जाता है। तो जीव जो है हर प्रकार से होते हैं, चाहे बाह्य विखंडन हो, चाहे आंतरिक विखंडन हो, चाहे इसमें विखंडन नहीं भी पाया जाता है। तो तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर हम आधार या सुरक्षा देखते हैं तो आधार सुरक्षा में सुरक्षा के लिए जो है अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो कम विकसित जीव है इनमें सिर्फ अंतःकंकाल पाया जाता है, इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे जीव जो है विकसित हो जाता है उसमें जो है स्पष्ट रूप से अंतःकंकाल भी होता है और बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। जैसे आपको बताया मैं कि अध्ययन की दृष्टि से सिर्फ 9 या 10 प्रकार के ही जगत का हम अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला जो जगत है वो है जगत प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। क्योंकि प्रोटोजोआ को हम अलग जगत मोनेरा अध्ययन करते हैं तो यहाँ इसका अध्ययन नहीं करेंगे। हम शुरू करते हैं जगत पोरीफेरा से। संघ पोरीफेरा। इसकी लगभग 10,000 जातियां अब तक ज्ञात हो चुकी है। इस संघ में आने वाले जो जीव होते हैं ये बिल्कुल सरल प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनका जो विकास होता है ये फाइलम प्रोटोजोआ से हुआ होता है, सरल एक कोषीय जीव से होता है। इसलिए इस संघ के जंतु जो होते हैं बिल्कुल सरल प्रकार के होते हैं, कम विकसित होते हैं, ऊतक विहीन होता है, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता है, छिद्र वाले होते हैं और बहुकोषीय जीव हैं। इस संघ के अधिकतर जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं। स्वच्छ जल में भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकतर जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता होती है कि इनका जो शरीर होता है वो छिद्रित होता है, छिद्र युक्त वाले शरीर। पूरा छिद्र होता है, इसमें ऐसा छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है। इस संघ के पूरे जीव में जो है छिद्र पाया जाता है, छिद्रित युक्त वाले जीव। तो इस छिद्र को हम ऑस्टिया कहते हैं, छोटे छिद्र को। और एक छिद्र जो होता है, जो बड़ी होती है, जो जंतु के एपेक्स पॉइंट पर होता है, अग्र शिखर पर होता है, इसको कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। तो ये जो ऑस्कुलम होता है ये मुख्य समान कार्य करता है, ऊपर स्थित होता है। इसी से जो है जो वाटर तंत्र होता है, जो जल संवहन तंत्र है, इसी से प्रवेश करता है और पूरी बॉडी में घूमता है। अगर हम देखते हैं तो शरीर देखते हैं, इसका शरीर द्विस्तरीय होता है। शरीर जो है द्विस्तरीय से बना होता है। बीच में दोनों स्तर के बीच में मीजोडर्म का एक लेयर होता है, एक स्तर पाया जाता है। मीजोडर्म कलर उसमें पाया जाता है। मीजोडर्म में जो है कैल्शियम होता है, उनकी कंटिकाओं का कंकाल करता है। मीजोडर्म लेयर में कैल्शियम का कंटिकाओं का स्तर पाया जाता है। एक प्रकार से अंतःकंकाल कह सकते हैं इसको आप। तो कैल्शियम कंटिकाओं का एक अंतःकंकाल मीजोडर स्तर में पाया जाता है। इस वर्ग के जंतु जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब इसमें मेल पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो एक ही शरीर के अंदर में पाया जाता है। प्रजनन जो होता है कायिक होता है और सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं।
इस वर्ग के जंतुओं में रीजनरेशन, इसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। अर्थात शरीर का छोटा सा खंड भी अगर कहीं टूट कर अलग होता है तो टूटा खंड भी जो है एक नए शरीर को या नए जीव को जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार का गुण जो है इसमें असीम क्षमता इस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। अगर हम इसका वर्गीकरण देखते हैं तो इस संघ के जंतुओं को 4 वर्ग में बांटा गया है, 4 क्लास में, 4 वर्ग में बांटा गया है। वर्ग मीन्स क्लास होता है, तो 4 क्लास में बांटा गया है। सबसे पहला है देखिए कैलकेरिया। कैलकेरिया इस वर्ग में जो जंतु आते हैं ये भी जलीय होते हैं। शरीर द्विस्तरीय होता है, बीच में मिजुगलिया स्तर होता है, इनमें भी अस्टिया पाया जाता है। जो शुरू में जो लक्षण बताया मैं सब में होती है, लेकिन इनका जो कंकाल होता है, जो अंतः कंकाल होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस संघ के जो जंतु जैसे कि आपका साइकाद है, ल्यूकोसोरेलिया है, ग्रेंसिया है, ये इसी संघ के, ये इसी वर्ग के जंतु हैं। दूसरा जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं हेक्साक्टिनेलिडा। हेक्साक्टिनेलिडा थोड़ा क्लिष्ट नाम है, हेक्साक्टिनेलिडा। इस वर्ग के जंतु जो है इनका जो कंकाल होता है ये सिलिका से बना होता है। बाकी लक्षण सेम वैसी रहेगा, लेकिन इनका जो मध्य जो अंतः कंकाल होता है वो सिलिका से बना होता है। और ये जो सिलिका जो कंकाल होती है वो 6 सिरों वाली होती है। जो कंटक होता है वो 6 सिरों वाली होती है। इनकी मुख्य विशेषता है। और इस वर्ग में जो जीव आते हैं इसमें आपका हाइलोनेमा है या फिर यूप्लेक्टेला है, ये जो जीव है ये इसी वर्ग के जंतु है। तीसरे प्रकार का आपको जो आता है वो आपको कहते हैं डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी इस वर्ग के जंतु जो होते हैं इनका जो कंकाल होता है ये भी सिलिका से ही बनता है। इनका जो अंतः कंकाल होता है ये भी सिलिका से ही बना होता है, लेकिन इनके कंकाल में 6 सिरों वाली जो कंटक है ये नहीं पाया जाता है, जबकि इनमें होता है। इस वर्ग के जंतु में होता है, जबकि इस वर्ग के जंतुओं में 6 सिरों वाले कंटक जो है नहीं पाया जाता है। और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं जनरली थीनिया, ऑस्केरेला या स्पॉन्जिया इसी वर्ग के जंतु हैं। ठीक है। फिर अगला जो होता है चौथे प्रकार का चौथे प्रकार जो है आपका जो क्लास है, वर्ग है, वो है आपका स्क्लेरोस्पॉन्जी। स्क्लेरोस्पॉन्जी इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इनका जो कंकाल होता है ये भी सिलिका युक्त होता है। बाकी सारे लक्षण जो है समान होते हैं। और इस वर्ग के जो जंतु है जैसे आपका सेराटोपोरेला ये जीव का नाम है। ये जो जीव जो है इसी वर्ग में आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से संघ पोरीफेरा को हम 4 वर्ग में बांटते हैं। दूसरे प्रकार का जो संघ है वो है आपका सिलेंट्रेटा।
इसका विकास जो है इस संघ पोरीफेरा से हुआ है। इसकी भी लगभग 10,000 जातियाँ, लगभग 10,000 जातियाँ अब तक ज्ञात हो चुकी है। इनका शरीर भी द्विस्तरीय, गुहायुक्त और विशेष प्रकार के दंश कोशिका धारक जीव हैं। इस वर्ग के सभी जंतु लगभग सब समुद्री हैं। इनमें अरिसमिति, जैसे आपको बताया था मैं, अरिसमिति मीन्स सिर्फ लंबाई में काटने पर जो है हम शरीर को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार के अरिसमिति वाले जीव इस वर्ग में आते हैं। इसका जो शरीर है ये 2 रूप में पाया जाता है। शरीर जो है 2 रूप में होता है। एक होता है बेलनाकार और एक होता है छाते के समान। तो 2 अलग अलग रूप में मिलता है। ये जो बेलनाकार होता है इसको हम पालिप अवस्था कहते हैं। इसको हम पालिप अवस्था कहते हैं। और जो छाते समान होता है इसको हम मेडुसा अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ग के जंतु जो है 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो पालिप अवस्था, दूसरा जो है आपका मेडुला अवस्था, जिसमें से आपका जो ओविला है, ओवेलिया है, एक जीव का नाम है ओवेलिया, इसमें दोनों अवस्था होता है। ये बहुरूपी जीव है, अपने अवस्था को बदलते रहते हैं। ओरेलिया जो होता है ये, इसमें दोनों अवस्था होती है, पॉलिप भी होता है और मेडुसा भी होता है। हाइड्रा जो होता है देखिए इसमें सिर्फ पॉलिप अवस्था होती है और ओरेलिया जो होता है इसमें मेडुसा अवस्था होती है। तो इस प्रकार से दोनों अवस्थाएं जो है इसमें पाया जाता है। और लक्षण देखते हैं। इसका शरीर जो है द्विस्तरीय होता है। बीच में जो है इंडोडर्म और एक्सोडर्म, अर्थात अंतत्वचा और बाह्य त्वचा के बीच में एक कोशिकी एक स्तर होता है, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया स्तर। दोनों के बीच में होता है ये मीजोग्लिया स्तर। बाह्य स्तर और अंतः स्तर के बीच में एक कोशिका मोटी मीजोग्लियर का स्तर पाया जाता है। इनमें देह गुहा का विकास नहीं होती है, अर्थात देह गुहा एब्सेंट होता है। शरीर के अग्रभाग पर एक उभार पाया जाता है। इसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम, जैसे हम हाइड्रा देखते हैं, इस प्रकार से इस प्रकार उभार होता है ऐसा, इसी को हम कहते हैं हाइपोस्टोम। इसी उभार से जो होता है स्पर्शक निकलते हैं ऐसा, और इसी हाइपोस्टोम के बीच में जो है एक माउथ पाया जाता है, मुंह से बोलते हैं, ठीक है। इसी हाइपोस्टोम के चारों तरफ जो है स्पर्शक या दंश को जो शेष होते हैं पाए जाते हैं। शरीर में विशेष प्रकार के दंश कोशिकाएं होती है। इसी दंश कोशिकाओं के द्वारा, इसको हम दंश उपकरण भी कहते हैं, इसी दंश उपकरण से जो है एक पतले धागे समान संरचना निकलता है। इसी संरचना से जो है सामने वाले जो जीव होता है उसको बेहोश करता है। ये जो जीव होता है दंश कोशिकाओं के माध्यम से जो सामने वाला जीव है उसको बेहोश करने का कार्य करता है। पालिप अवस्था जो है स्थिर होती है, जैसे बताया आपको मैं, पालिप अवस्था और मेडुसा, ये जो अवस्था होती है पालिप अवस्था ये स्थिर अवस्था होती है, जबकि मेडुसा जो अवस्था होती है ये जो है गतिमान होता है, तैरता रहता है। अगर जनन अवस्था देखते हैं
तो ये जो मेडूसा अवस्था होता है यही जनन अवस्था होती है। अपने युग्मक को जो है ये जल में त्यागता है, जल में जो है जायगोट बनती है, जायगोट बन करके जब उसका डेवलपमेंट होता है तो ये जो मेडूसा अवस्था होती है ये पालिप अवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, जनन अवस्था जो होती है मेडूसा अवस्था होता है, और ये अपने इस जो जनन होते हैं आपका युग्मक जो होते हैं, गेमेट्स जो होते हैं, इनको जल में त्यागता है और जल में जो है फर्टिलाइज होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के पश्चात जो है ये पालिप अवस्था का निर्माण करता है। आप देखते हैं इसका वर्गीकरण। संघ सिलेंट्रेटा को संघ को 3 वर्ग में, 3 क्लास में बांटा गया है। 3 वर्ग बांटा गया है। जो सबसे पहले प्रकार का वर्ग है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ इस वर्ग के जंतु होते हैं स्वच्छ जल में भी निवास करते हैं, अधिकांश समुद्री हैं, बहुरूपी हैं। बहुरूपी मीन्स मतलब दोनों अवस्था में होता है, मेडूसा अवस्था भी और पालिप अवस्था भी। इनकी जो जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो एक्टोडर्म अर्थात बाह्य त्वचा से बनता है। इस वर्ग के जितने भी जीव आते हैं इनमें जो जनन सेल होता है, जर्म सेल जो होता है, जनन कोशिका शरीर के बाह्य त्वचा से इनका निर्माण होता है। इनके मेडूसा में झलर पाया जाता है। मेडूसा में जो छाते समान संरचना इस प्रकार से होती है। ये आपका मेडूसा अवस्था है। इनके मेडूसा में झालर प्रेजेंट होता है, झालर पाया जाता है, लंबे लंबे झालर पाए जाते हैं। इस वर्ग के जो जीव होते हैं हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया, इस वर्ग के जीव है। ये जो जीव है फाइसेलिया, फाइसेलिया को पुर्तगाल लड़ाकू भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है समूह में निवास करते हैं और समूह में शिकार करते हैं। समुद्रों में जो है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इस समूह में निवास करते हैं और इस समूह में शिकार करते हैं, इसलिए इसको पुर्तगाली डाकू भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ इसमें जो जनन कोशिका होती है, जो जर्म सेल होता है, ये अंतः स्तर से बनता है, इंडोडर्म से बनता है। जबकि इसमें बाह्य त्वचा से बनता था, इसमें अंतः त्वचा से बनता है। जो जर्म सेल्स होते हैं, जनन कोशिकाएं जो होती हैं, ये अंतः स्तर से बनता है। इनमें भी पालिप अवस्था लगभग इसमें नहीं पाया जाता है। इनकी मेडूसा में झलर नहीं पाई, जो बताया आपको मैं, मेडूसा इस प्रकार से इनकी मेडूसा में झलर जो है नहीं पाए जाते हैं। जबकि हाइड्रोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं इनके मेडूसा में इस प्रकार के झलर पाए जाते थे। तो इस वर्ग के जंतुओं में ये झलर जो है नहीं पाया जाता है। ऑरेलिया राजोस्टोमा इस वर्ग के जंतु का नाम है। ऑरेलिया और राजोस्टोमा जो होता है इसी वर्ग के जंतु होते हैं। नंबर तीसरे प्रकार का है एंथोजोआ। ये तीसरा वर्ग है एंथोजोआ।
इसमें सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है, इसमें मेडूसा अवस्था नहीं पाया जाता है। सिर्फ एक ही अवस्था होता है इस वर्ग के जीव में, सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है, मेडूसा अवस्था जो है नहीं पाया जाता है। इसका जो बाह्य कंकाल होता है, इस वर्ग के जीवों का जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसको कोरल रीफ कहते हैं। जितने भी समुद्र में जो कोरल रीफ होते हैं ये इसी वर्ग के जंतु हैं। इसमें गार्गोनिया, कोरेलियम, फंजिया, ये सारे जो जंतु होते हैं ये इसी वर्ग के जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे सिलेंट्रेटा को हम 3 वर्ग में बांटते हैं। फिर देखते हैं हाइड्रा, इसकी संरचना देखते हैं, पोषण और प्रजनन। एक हाइड्रा जो होता है सामने की ओर एक उभार होती है, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। पीछे की ओर शरीर जो होता है वो क्लोज होता है, बंद होता है, ये ओपन नहीं होती है, सिर्फ सामने खुला होता है, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं। इसी हाइपोस्टोम के अग्रभाग पर बीच में जो है बीचों बीच माउथ पाया जाता है, मुंह पाया जाता है। इसी हाइपोस्टोम के चारों तरफ जो है टेंटिकल्स लगे होते हैं, स्पर्शक जो होता है लगभग ये 6 से 10 की संख्या में होता है। इसकी संख्या 6 से 10 स्पर्शक पाए जाते हैं। मुंह जो है देह गुहा में ओपन होती है, इसको हम सिलेंट्रान कहते हैं। बीचों बीच जो होता है शरीर के बीचों बीच जो है देह गुहा होती है, इसको हम सिलेंट्रान कहते हैं। सिलेंट्रान दोनों स्तर के बीच में, जैसे वो बताया था आपको मैं कि एक स्तरीय मीजोग्लिया का स्तर पाया जाता है, अंतः स्तर और बाह्य स्तर के बीच में एक स्तरीय मीजोग्लिया का स्तर पाया जाता है। ये इसकी संरचना। अगर इसको हम पोषण देखते हैं तो ये मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है। छोटे छोटे क्रस्टेशियन जीव को खाता है समुद्रों में, तो इस प्रकार से एक प्रकार का मांसाहारी जीव है। अगर प्रजनन देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो एक सेक्सुअल, असेक्सुअल, अलैंगिक प्रकार का, अलैंगिक भी करता है, इसमें बडिंग भी होती है। बडिंग मीन्स हिंदी में नाम नहीं आ रहा है, बडिंग बोलते हैं। बडिंग में इस प्रकार से एक उभार बनता है और ये जो उभार होता है धीरे धीरे वृद्धि करता है। जब ये जो कलिकायान बोलते हैं इसको, कलिकायान, ये जो कलिका होता है ये धीरे धीरे वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित होकर जो है अपने पेरेंट से जो है कट जाता है और कटने के पश्चात जो है ये स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से इसमें कलिकायन के द्वारा जो है प्रजनन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें ये जीव जो होता है एकलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। जब द्विलिंगी होता है तो दोनों से गेमेट्स आता है, जायगोट बनता है और जायगोट बनकर जो है पुनः एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आपका संघ सिलेंट्रेटा, जिसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, धन्यवाद।